और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई है। पीड़िता के भाई के हाथ में एक थैला मौजूद था जिस वक्त वो वहां से निकला। गाड़ी में बिठाकर सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई है। तो हाथरस कांड से जुड़ी बड़ी खबर जिस पर न्यूज 18 लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और आज का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि पीड़िता के भाई को सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। तस्वीरें आपके सामने है हाथरस की कि बीच में आप देख सकेंगे कि एक ब्लू कलर की टी शर्ट में पीड़िता का भाई है जिसको आगे पीछे सीबीआई के अधिकारी अपने साथ बिठाकर ले गए हैं। और आज सुबह से ही लगातार सीबीआई की टीम एक्शन में नजर आई है। सीन रिक्रिएट किया गया है। पीड़िता के घर भी पहुंची थी, उस जगह भी पहुंची जहां पर अंतिम संस्कार किया गया, क्योंकि अंतिम संस्कार पर कई सवाल उठे। पुलिस पर आरोप लगे कि आधी रात को आखिर अंतिम संस्कार क्यों किया गया। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको सीबीआई को खोजना है और इस पूरी गुत्थी को, हाथरस की पूरी गुत्थी को सुलझाना है। और आज का सबसे बड़ा अपडेट ये कि पूछताछ के लिए अपने जो पीड़िता का भाई है उसे अपने साथ ले गई है सीबीआई। तो ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं, हम आपको दिखा रहे हैं हाथरस कांड से जुड़ी हुई। तो जांच की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई है। जहां जहां सीबीआई की टीम गई है, पीड़िता के परिवार से मिली है, बातचीत की है, मां से भी बातचीत की गई है, भाई से भी बातचीत की गई है पूछताछ के लिए। अब पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई है और दूसरी तरफ वहां भी गई है सीबीआई की टीम। अंतिम संस्कार जहां पर किया गया पीड़िता का, वहां पर भी की गई है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है पीड़ित परिवार की तरफ से कि उन्हें नहीं पता कि जो शव जलाया गया उनकी बेटी का था या नहीं था। तो इस सवाल का भी जवाब सीबीआई को ढूंढना है। इसी वजह से सारे डेरा डाले हुए हैं बुलगड़ी में और वहीं पर सारे सवालों के जो सवाल उठ रहे हैं इस केस से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब तलाशने में जुटी हुई है सीबीआई। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, दीजिए जानकारी। शंकर, क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? जी, सवाल को फिर से दोहराइए। जी शंकर, हम सुबह से देख रहे हैं कि सीबीआई ताबड़तोड़ एक्शन में है और अब जल्द खुलासा होने ही वाला है। जिस तरह से देखिए आज सीबीआई इस मामले की तफ्तीश में जुटी है और जिस तरह से इस मामले में लगातार एक के बाद एक तमाम सीक्वेंस को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो कहा जा सकता है कि सीबीआई काफ़ी एक्टिव मोड में यहाँ पर नजर आ रही है। और जिस तरह से यहाँ पर देखिए शुरुआती तौर पर जिस तरह से सुबह में 10:30 बजे के लगभग में सीबीआई की टीम पहुंची थी, उसके बाद उसी वक्त पे सबसे पहली खबर आई थी कि पीड़िता पक्ष के घर वालों का 2 सदस्यों का अचानक ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है, जिसमें कि पीड़िता की माँ और उसके पिता का जो ब्लड प्रेशर है काफ़ी बढ़ गया। उसके बाद जब अस्पताल ले जाकर उनका इलाज करवाया गया, जब वो टीम वापस लौट रही थी, उसी बीच में उनकी माँ को सीबीआई की टीम ने अचानक रोका, पूछा आपका हालचाल ठीक है। उनकी माँ ने जब स्वीकृति दी कि हाँ मेरी तबीयत भी ठीक ठाक है, तो ले जाकर खेत में उसी जगह पर क्राइम लोकेशन का रिक्रिएशन कराया गया। उसके बाद उसके भाई का अलग रिक्रिएशन किया गया और उससे अलग तरीके से पूछताछ की गई। उसके बाद सीबीआई की टीम उस जगह पे पहुंची जहां पर अंतिम संस्कार किया गया था। वहां पे पहुंचने के बाद भी वहां पर तमाम नमूनों को इकट्ठा किया गया, जो फोरेंसिक एग्जामिनेशन होते हैं सीबीआई की, वो वहां पे की गई। और वहां पे नमूनों को लेने के बाद उसके बाद सीबीआई की टीम वहां से रवाना हुई। उसके बाद जो पीड़िता पक्ष के जो घर है उसके आवास पे पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वहां पर बंद कमरों में बातचीत हुई, बंद कमरों में पूछताछ करने के बाद उसके बाद सीबीआई की टीम वहां से जो पीड़िता पक्ष है उसके जो भाई है उसके भाई को लेकर अपने साथ गई है। अपने साथ में ले जाकर सीबीआई की टीम अपने कैंप ऑफिस इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि आखिर पीड़िता के भाई को सीबीआई क्यों लेकर गई है? देखिए यहाँ पर मसला ये होता है कि जब सीबीआई तफ्तीश करती है किसी भी मामलों पर, तो दोनों पक्ष को लेती है। दोनों पक्ष चाहे किसी भी मामले का हो, यहाँ पर एक ही पक्ष सामने में है। एक पक्ष जो पीड़िता पक्ष का है, क्योंकि पीड़िता पक्ष का जो उसमें जो क्या आरोप थे, उनके क्या बयान थे, और सबसे पहले जो मौके क्राइम लोकेशन पे पहुंचने वाले कौन थे, तो उसमें पीड़िता का भाई और उसकी मां जो है वो पहुंची थी। तो उस वक्त में जब लोकेशन पे पहुंची थी, किस हालात में वो पड़ी हुई थी, तो उसका बयान सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बयानों को एकत्रित करने का, बयानों को बयान के आधार पर ही आगे की तफ्तीश का जो दायरा है वो तैयार हो रहा है। इसलिए यहाँ पर पीड़ित पक्ष का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी फिलहाल बयान को लेना और उन बयानों को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करना, जोड़ना, ये अभी काम चल रहा है। यहाँ पर अभी तक किसी सीबीआई अभी तक कोई मामले का खुलासा नहीं की है कि इस मामले में हम लोग जल्दी खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि सीबीआई
देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उन तमाम पहलुओं को जांचती है, परखती है और ठोक बजाकर जब तफ्तीश कर लेती है उसके बाद ही बिल्कुल शंकर, हम देख रहे हैं कि सीबीआई हर पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन ये भी मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को ये भी क्लैरिफाई हो जाए कि क्या पीड़िता के भाई को हिरासत में लिया गया है या फिर ऐसे ही पूछताछ के लिए लेकर गई है सीबीआई। देखिए, इस मामले में जिस वक्त में लेके जा रही थी उस वक्त में हमारी टीम सीबीआई की टीम के साथ में लगातार पूछने का प्रयास भी कर रही थी, लेकिन सीबीआई ने औपचारिक तौर पे कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन अनौपचारिक तौर पे एक इशारे में बोला कि अपने साथ अपने कैंप ऑफिस में लेके जा रहे हैं और वहां पे पूछताछ के बाद शाम तक इस मामले पर पूछताछ होने के बाद उसको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन सीबीआई की एक ट्रिक मैं बताता हूँ। सीबीआई की एक ये पॉलिसी है और उसके काम करने का तरीका भी है। जो एक प्रेशर बिल्ड होता है वो एक प्रेशर बिल्ड करना जानती है और किस तरह से किससे क्या बयान लेना है, क्या पूछना है और क्या महत्वपूर्ण जानकारी निकालनी है जो सच्चाई तक पहुंचने के लिए बेहद आवश्यक होता है। तो ये सब उसी का एक पहलू है, उसी के तमाम क्रम है। तो यहाँ पर सवाल जवाब का क्रम और तमाम एविडेंस को इकट्ठा करना और उसके बाद उन कड़ियों को जोड़ने के बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करना, इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो भी पक्ष होंगे उसका औपचारिक तौर पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और इसके साथ ही जो उसके जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उस पक्ष को सुनना ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष के साथ साथ आरोपी पक्ष की बात करें तो देखिए आरोपी पक्ष का भी बयान सीबीआई दर्ज करेगी। उस मामले में जो भी उसका बयान होगा उसको सुना जाएगा, उसको कलमबद्ध किया जाएगा और जो भी बयान होगा उसको बाकायदा उसको दर्ज किया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें प्रोसेस जो है सीबीआई की चल रही है। शंकर, कितनी देर की पूछताछ हो सकती है पीड़िता के भाई से? कितनी देर की पूछताछ हो सकती है? लेकिन हालांकि आपने बताया कि शाम को छोड़ देगी, लेकिन कितने घंटे की पूछताछ होगी? ये सीबीआई की टीम है, वो बता के नहीं इस तरह के इन्वेस्टिगेशन करती है। देखिए, सीबीआई का काम करने का जो तरीका होता है ना वो कुछ अलग होता है और वो अलग इसलिए होता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज वो देखा जाता है। मैं एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस वक्त में पीड़िता की माँ एम्बुलेंस में जा रही थी अस्पताल, उस वक्त में भी सीबीआई की एक महिला अधिकारी सिविल ड्रेस में उस एम्बुलेंस में थी जो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का काम कर रही थी। शंकर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है। हाथरस कांड की फंडिंग की जांच करेगी ईडी। पीएफआई पर फंडिंग का आरोप लगा है। ईडी को फंडिंग से जांच की इजाजत मिल गई है। मथुरा से 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था और अब इन आरोपियों से पूछताछ की इजाजत ईडी को मिल गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मथुरा से हाथरस केस से ही जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि विदेशों से फंडिंग की गई, पीएफआई के कुछ सदस्य शामिल थे, दंगा करवाने की कोशिश थी। और हमारे सहयोगी नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, कल तो परमिशन नहीं मिली थी लेकिन आज मिल गई है ईडी को परमिशन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा ने आज ईडी की जो टीम थी उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाई थी, कल एप्लीकेशन लगाई थी, उस पर आज फैसला देते हुए उनको अनुमति दे दी है। और अदालत ने कोई समय, सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने कोई समय सीमा इस मामले में निर्धारित नहीं की है कि कुछ घंटों की मोहलत मिली हो या कुछ घंटों की परमिशन मिली हो या कुछ दिन की मिली हो। अदालत ने साफ कहा है कि जब तक ईडी चाहे जब तक उनसे पूछताछ कर सकती है। जी नितिन, तो अदालत ने कहा है कि जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक उन 4 संदिग्धों से पूछताछ होगी। जी, न्यायालय ने साफ कहा है कि ईडी का मामला है, क्योंकि बड़ा मामला है, विदेशी फंडिंग का मामला है। 100 करोड़ के करीब की बात सामने आई थी, जिसके चलते क्योंकि समय लगेगा इसलिए कुछ घंटों में पूछताछ नहीं हो सकती है। लिहाजा जब तक ईडी चाहेगी उससे पूछताछ कर सकती है, जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ हो सकती है। और अदालत से परमिशन मिलने के बाद जो ईडी की टीम आई हुई थी, 6 सदस्यीय टीम यहाँ अदालत में मौजूद थी, वो यहाँ से रवाना हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो शंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शंकर, सीबीआई हाथरस में एक्टिव है, उधर ईडी मथुरा में एक्टिव है। ईडी को परमिशन मिल गई है कि 4 संदिग्धों से आप पूछताछ कीजिए। देखिए, इस कड़ी को मैं और आगे बढ़ाना चाहूंगा। ईडी की अगर बात करें तो आज ईडी के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई। ईडी के 4 अधिकारी दिल्ली मुख्यालय से पहुंचे हुए हैं हाथरस में और हाथरस के बाद वो मथुरा पहुंचे। और मथुरा पहुंचने का मुख्य मकसद यही था कि जो सीबीआई की जो तफ्तीश एक अलग साइड में चल रही है, लेकिन ईडी की जो तफ्तीश है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। तो इस मामले में हमारे ईडी के जो अधिकारी ने साफ तौर पे बोला कि उन्होंने बोला कि इस मामले में कोई नया एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, बल्कि जो पहले एक मामला रजिस्टर था दिल्ली में
याद किया जाए कि कुछ समय पहले भी हम लोगों ने उस पीएफआई के केस के बारे में जिक्र किया था। उसी केस को आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उस केस में इन चारों आरोपियों का बयान काफी महत्वपूर्ण था। जो 5 तारीख को 4 आरोपियों को बाकायदा हिरासत में लिया गया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। जो मथुरा टोल ब्रिज है वहां से उन लोगों को हिरासत में लिया गया था और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई थी। तो उसी मामले में पूछताछ करेगी। जो ईडी की टीम, ईडी मुख्यालय से 4 लोगों की टीम पहुंची है मथुरा और वो अब औपचारिक तौर पर जाकर के जेल के अंदर जाएगी और जेल के अंदर जाकर उससे घंटों पूछताछ करेगी। अब पूछताछ करने का जो मुख्य मकसद ये होगा कि क्या इस मामले में पीएफआई की कोई भूमिका रही है या नहीं है। अगर रही है तो किस तरीके से रही, क्या इस मामले में हाथरस मामले को, इस मामले में जहर घोलने का काम करने के लिए क्या पीएफआई कोई अलग तरीके से यहाँ पर इस मूवमेंट को तैयार करने का प्रयास कर रही थी, या इस मामले पर किस तरह से भूमिका रही है पीएफआई या उसकी सहयोगी जो जी बिल्कुल शंकर, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाथरस केस से जुड़ा हर अपडेट न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दे रहा है। मथुरा से भी खबर आपको बताई कि ईडी को परमिशन मिल गई है, चारों संदिग्धों से पूछताछ की जाएगी और उधर हाथरस में सीबीआई लगातार एक्टिव है। चलिए अब बात करेंगे अयोध्या में भव्य और दिव्य रामलीला की। पहले कभी नहीं हुई। तो अयोध्या में होने वाली रामलीला इस बार बेहद खास होने वाली है। ये रामलीला 14 भाषाओं में प्रसारित होगी और स्थानीय से लेकर बॉलीवुड तक कलाकार इस भव्य और दिव्य रामलीला का हिस्सा होंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। त्रेता युग में श्री राम की अयोध्या ने अपने राम का 14 वर्ष तक इंतजार किया था और कलयुग में इसी अयोध्या नगरी ने भगवान राम का 493 वर्ष का इंतजार भी किया। और अब जब कानून और गवाहों की अग्नि परीक्षा से होकर गुजरे रामलला अयोध्या आए तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। पूरी अयोध्या ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड सियाराम के जयकारों से गूंज उठा। रामलला फिर से विराजमान हुए। राम के अयोध्या में आने से हर दिन नए उत्सव हो रहे हैं। अब नवरात्र आने वाली है और इसी नवरात्र में रामलीला का आयोजन भी किया जाएगा। लेकिन इस बार की रामलीला का आयोजन बेहद खास होगा, अद्भुत होगा और सम्मोहित करने वाला होगा। एक धारी ने उसे अपने घर से बेघर कर दिया। मेरे प्रभु के बारे में बोलने से पहले सोच लीजिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार अयोध्या में भव्य रामलीला के आयोजन का ऐलान किया है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। आइए आपको बताते हैं कि अयोध्या की रामलीला आखिर कैसी होगी। रामलीला का आयोजन 17 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। पूरे शहर में एलईडी के जरिए दिखाई जाएगी रामलीला। अयोध्या की रामलीला का होगा लाइव प्रसारण।
बॉलीवुड और क्षेत्रीय कलाकार होंगे रामलीला का हिस्सा। देखिए, प्रसारण तो एक तो आप लोग अपना करेंगे पूरे देशों में कई भाषाओं में। हम लोग सरकार की तरफ से कई एलईडी लगाएंगे पूरे शहर में, 150 एलईडी लग जाएंगे। अयोध्या वासियों को ये महसूस हो कि हमारे यहाँ हो रहा है। यहाँ आने में जरूर रोक है, लेकिन हम बाकी सब जगह राम की पैड़ी से लेके अयोध्या तक सब जगह लगवाएंगे इसको एलईडी। रामलीला में बॉलीवुड के कलाकार भी आपको दिखाई देंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कलाकार रामायण का कौन सा किरदार निभाएंगे। भरत की भूमिका निभाएंगे रवि किशन, अंगद की भूमिका निभाएंगे मनोज तिवारी, हनुमान की भूमिका में दिखेंगे बिंदु दारा सिंह, नारद की भूमिका में होंगे असरानी, अहिरावण की भूमिका में होंगे रजा मुराद, कैकेयी की भूमिका में होंगी ऋतु शिवपुरी और विभीषण की भूमिका में होंगे राकेश बेदी। उल्लास मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वर्ड्स में नहीं डाल सकते ये बात। हमें कितनी खुशी मिल रही है, ये जो हो रहा है ये ऊपर वाला करवा रहा है। मोदी जी और योगी जी जिनने भी हमारा सहयोग किया है ये कराने के लिए, मुझे लगता है हमारे जो बोलते हैं ना 7 जन्मों का यानी एकदम वरदान मिल रहा है, ऐसा मौका मिल रहा है। अब ये हर साल होगा और अयोध्या में ही होगा। मैं तो अयोध्या में ही आऊँगा क्योंकि मुझे लगता है ये है राम जन्मभूमि और ये सिटी, ये जो अयोध्या जी है, मुझे लगता है अब ऐसे आगे बढ़ेगी कि आप पहचान नहीं पाओगे इसे 2-3 साल के बाद। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर एवरीबडी जो यहाँ रहते हैं। 17 अक्टूबर से अयोध्या में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा लगने जा रहा है। मेरे पीछे ये रामलीला का पंडाल बन रहा है, लगभग फाइनल टच पे है। 90% कार्य यहाँ पर पूर्ण कर लिया गया है। केवल इन पर टेंट और जो सामियाना लगना है वही काम बाकी रह गया है। यहाँ पर वर्चुअल रामलीला 17 अक्टूबर से शुरू होगी। 17 अक्टूबर शुरू होकर 25 अक्टूबर चलेगी। इसमें तमाम फिल्मी हस्तियाँ अभिनय कर रही हैं। मनोज तिवारी हैं, साथ ही गोरखपुर के सांसद रवि किशन और तमाम बड़े चेहरे यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि ये रामलीला का मंचन वर्चुअल रखा जाएगा। यहाँ पर दर्शकों को आने की अनुमति नहीं मिलेगी कोरोना काल को देखते हुए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं वो बेहद ही रोमांचकारी हैं। जो लोगों में जागरूक हैं फिल्म से। देखिए और पार अमीश देवगन के साथ। स्टूडियो से, सड़क से, उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या में होने वाली रामलीला में राम और सीता का किरदार कौन निभा रहे हैं, तो समझिए कि आपका ये इंतजार खत्म हो गया है। हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कौन है वो 2 शख्स जो श्री राम और जानकी का किरदार अदा कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि के शिलान्यास के बाद अयोध्या में इस बार की रामलीला बेहद हाईटेक होने जा रही है। आगामी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अयोध्या में रामलीला का खास मंचन होगा। अयोध्या में इस बार होने जा रही रामलीला कई मायनों में खास होगी। इस बार कई बॉलीवुड के कलाकार अयोध्या की रामलीला में किरदार निभाएंगे। तो आइए बिना देर किए आपको मिलाते हैं अयोध्या में होने वाली रामलीला के मुख्य किरदार सोनू नागर से। सोनू नागर हापुड़ के रहने वाले हैं और ये अयोध्या में होने वाली रामलीला में भगवान राम का किरदार निभाएंगे। सोनू जी, ये बताइए कि आप राम जी का किरदार निभाने के लिए जा रहे हैं। अयोध्या में इस बार की रामलीला बेहद हाईटेक होने जा रही है। कितना उत्साहित है, कितना ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि आप राम जी का किरदार निभा रहे हैं? जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि मैं सुबह उठते ही स्क्रिप्ट मेरे हाथ में होती है, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, और फिर सीधा हम लोग क्लास निकलते हैं। क्लास के बाद भी आके पढ़ते हैं। रात को कई बार तो दिमाग में डायलॉग चल रहे होते हैं, सोता सोता डायलॉग बोलता रहता हूँ। बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ मैं इसके लिए और बहुत मेहनत भी कर रहा हूँ। इस दौरान भगवान राम का किरदार निभा रहे सोनू नागर ने शिव धनुष के प्रसंग से जुड़ा एक डायलॉग भी सुनाया। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के वो कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का किरदार निभाने के लिए सोनू नागर उत्साहित हैं, और कुछ ऐसा ही उत्साह मां सीता का किरदार निभाने वाली कविता जोशी के मन में है।
कविता जोशी उत्तराखंड की रहने वाली हैं और उन्होंने न्यूज़ 18 के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। सीता जी का जो किरदार निभा रहे हैं कविता जोशी जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे इस रामलीला के बारे में, और गर्व महसूस होता है कि हाँ, इस बार आप अयोध्या में रामलीला का मंचन करने के लिए माँ सीता का रोल निभा रही हैं? जी बिल्कुल, बहुत गर्व होता है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक रामलीला है और जब आप एक ऐतिहासिक रामलीला में एक बहुत ही प्यारा किरदार निभाते हैं माता सीता का, उस किरदार को आप जीते हैं तो ये आपके लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी परमिशन दी है, इसमें पूरा सपोर्ट उनका है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी योगी आदित्यनाथ जी का। कविता जोशी ने भी न्यूज़ 18 को रामायण के एक प्रसंग का डायलॉग सुनाया, आप भी सुनिए। यदि आकांक्षा थी प्रेम दृष्टि की तो शिव धनुष तोड़ा होता, यदि बल था तो उसी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं चोटा है चोटा, हर कर लाया है एक अबला को और अब भी जीतना चाहता है छल बल से अटल सत्यता को। वहीं रामायण में कुंभकर्ण का किरदार निभा रहे मुखिया गुर्जर ने भी अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए। हमारे साथ कुंभकर्ण का जो किरदार निभा रहे हैं मुखिया जी आप मेरठ के रहने वाले हैं, कुंभकर्ण का किरदार निभा रहे हैं और मेरठ को वैसे भी रावण की ससुराल कहा जाता है। आप बताइए अपने बारे में कि हाउ मच एक्साइटेड यू आर, कितनी खुश हैं और क्या कहेंगे इस रोल को लेकर के? मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं प्रभु श्री राम जी की, चूँकि भक्ति में तो था ही कम, जो मेरा कैरेक्टर है वो भी और मैं खूब डॉक्टर साहब, तो मुझे ये मौका मिला है तो मेरठ की क्रांति धरा की एक विशिष्ट पहचान जो है वो अयोध्या